हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 मतलब हमने हाफ चैप्टर को कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आधा चैप्टर और रह गया है तो उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। एंड क्लास 6 की, क्लास 7 की और क्लास 8 की ज्योग्राफी को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर था जिसे हमने कल स्टार्ट किया था, उसका नाम था भारत की भौतिक स्थिति। तो भारत की भौतिक स्थिति के बारे में हमने कई सारे पॉइंट्स को देखा था। हमने हिमालय पर्वत किस तरीके से बना उसको देखा था। प्लेटों के बारे में हमने जानकारी ली थी कि प्लेटें क्या होती हैं, महाद्वीप किस तरीके से बने, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रॉपर देखेंगे पहाड़ों के बारे में कि कहाँ कहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर पठार के बारे में। तीसरा बात करेंगे हम यहाँ पर मैदानों के बारे में और उनसे रिलेटेड नदियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए, ये आपको हिमालय पर्वत दिख रहा होगा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और ये भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, जिसे हम हिमालय के मुख्य शिखर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला शिखर आता है जो है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? तो ये है नेपाल में, जिसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई है 8,848 मीटर। ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। दूसरी जो शिखर आती है, दूसरी जो चोटी आती है, जिसका नाम है कंचनजुंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजुंगा। ये कहाँ पे है? ये भारत में है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। ठीक है, दूसरी नहीं है, यहाँ पर देखते हैं भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पे है? भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। नेक्स्ट आती है चोटी मैकालू। ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,481 मीटर है। अगली आती है धौलाधर। ठीक है, धौलागिरी, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी। इसकी हाइट कितनी है? 8,172 मीटर। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट आता है नंगा पर्वत। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? भारत में है, जिसकी हाइट है 8,126 मीटर। अगला शिखर आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पे है? ये नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। 8,078 मीटर। नेक्स्ट आता है नंदा देवी पर्वत। कहाँ पर है? तो ये भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। नेक्स्ट आता है कामेत पर्वत। ये भी भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,776 मीटर। ऊंचाई जो है आप माउंट एवरेस्ट की ध्यान रखिए और कंचनजंगा के ध्यान रखिए। बाकी सारे जो शिखर दिए गए हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, इस बात को आपको याद रखना है। नामचा बरुआ, अगर हम बात करें नामचा बरुआ, तो ये कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है, एक आती है गुरुला मंदाता। ठीक है, गुरुला मंदाता, तो ये कहाँ पर है? गुरुला मंदाता जो है ये नेपाल में है।
ठीक है। तो इतनी सारी जो चोटियाँ हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, ये कौन से देश में है इनको ध्यान में रखना है। और ऊंचाई सिर्फ 2 की याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट की जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर हम भारत की बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कौन सी, कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगर आगे पढ़ते हैं, मान हिमालय की बलय की प्रकृति कैसी है, असममित है। ठीक है, हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। तो हिमालय का जो क्रूड है वो किसका, ग्रेनाइट का बना है। ठीक है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जो हिमालय पर्वत है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिससे बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है, बहुत सारी जो हिमानी नदियाँ होती हैं, क्योंकि बर्फ़ जो है पिघलती है तो वहाँ से नदियों का निर्माण होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय कहते हैं। किसको, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखलाएं हैं उनको। उन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है। शैलों से हुआ है, पर्वतीय शैलों से हुआ है, जिनकी ऊंचाई होती है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच होती है। ओके, नेक्स्ट आता है पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। तो हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां कहाँ पर स्थित हैं, तो वो हैं धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाओं के बीच में। इन क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। तो याद क्या रखना, याद रखना है कि कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां कहाँ पर हैं, तो ये है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। किससे बने, नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। किससे, बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ये घाटियां ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को हम दून के नाम से जानते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो घाटी है उनको क्या कहते हैं, दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे हो गया देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दून हमें देखने को मिलते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो जो पूरा हिमालय है उसको अलग अलग जो जगह है उसके हिसाब से विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सतलज और सिंधु के बीच में स्थित जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दियांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो ये नदियाँ कहाँ पर हैं, काली और तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का और तिस्ता और दियांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता लगाइए। तो बीच बीच में आपको वो पॉइंट मिलते हैं जो किताब में कहे गए हैं कि इन पॉइंटों को आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय के सबसे किसमें है, पूर्वी सीमा बनाती है।
दिहांग महाखंडक गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हीं पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियाँ एवं पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अपसादी शैल है जिससे बनी होती हैं। किससे? मजबूत बलुआ पत्थर जो कि एक अपसादी शैल है उससे बनी होती हैं। ये घने जंगलों से ढकी होती हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली होती हैं। पूर्वांचल में जैसे कौन कौन सी हमें श्रृंखलाएं देखने, जैसे पटकाई, नागा, मिजो और तथा मणिपुर पहाड़ियाँ यहाँ पे शामिल है जो कि हमें मणिपुर में देखने को मिलती हैं। नागा पहाड़ी जो है ये हमें मिलती है नागालैंड में। ठीक है, ये रही मिजो की पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हमने पहाड़ियों को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदानों के बारे में। मैदान क्या होते हैं? ठीक है, उत्तरी मैदान प्रमुख 3 प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना है। तो मैदान किससे बना है? उत्तरी मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों की मदद से बनाया गया मैदान जो है उत्तरी मैदान है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। मैदान हमेशा जो होते हैं वो नदियों के किनारे ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिनका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से आगे बढ़ते हैं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा कितना है? 240 से 320 किलोमीटर। ये कैसे होते हैं? सघन जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, जहाँ पर एक छोटे से एरिया में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत के अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि नदियों का क्षेत्र है और यहाँ पर हमें पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, तो लोग वहाँ नदियों के किनारे ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर इनको कृषि करने में भी आसानी होती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब नदी को अगर ऊंचे किसी पहाड़ पे चढ़ना होगा तो नदी की जो गति होगी वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। ठीक है, अगर कोई नदी आ रही है, मान ले ये नदी आ रही है और यहाँ पर अगर बहुत सारे बलुआ पत्थर, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से पड़ी हुई हैं, तो ये नदी आएगी और इससे टकराएगी और कहाँ चली जाएगी? अपनी दूसरी दिशा में चली जाएगी। ये नदी इस सीधी आ रही थी पर इससे टकरा करके ये दूसरी दिशा में चली जाएगी। इस तरीके से क्या होती हैं? ये बट जाती हैं, और जब नदी इस तरीके से बट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वितरकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरकाएँ कहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। जैसे पंजाब, तो 5 नदियों का जहाँ मिलन होता है उस स्थान को कहते हैं पंजाब। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे अभी जो पहाड़ियाँ जो हमने पढ़ी थी हिमालय की, तो हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया था, वैसे उत्तरी मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, जो कि पहले पंजाब मतलब भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। तो जब नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, जैसे कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो
तो नदियों के बीच का स्थान ही दोआब कहलाता है। तो कई सारी नदियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पे दोआब की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। जैसे अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी थी, अब क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु नदी पड़ी थी, जिसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज थीं, जहाँ पर उनके बीच का स्थान दोआब कहलाता था। वैसे ही गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी क्या करती हैं, एक मैदान का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियाँ, घग्गर और तीस्ता नदी। यह उत्तर भारत के राज्यों जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उनके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए, विभाजित किया जाता। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेप करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि भावर में क्या होता है, बहुत सारी बलुआ पत्थर होता है जहाँ पर नदियाँ वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। जब और नदियां आगे बढ़ती हैं तो पुनः नदियां निकल आती हैं, जो एक दलदली एरिया का निर्माण करती हैं, और उस दलदली एरिया को हम कहते हैं तराई। ठीक है। यह वन्य प्राणियों से भरा हुआ जंगली क्षेत्र होता है, क्योंकि अगर पानी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु भी उत्पन्न होंगे। तो इस तराई क्षेत्र में हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं। पर बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में एक पार्क स्थित है जिसको कहा जाता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये कौन से राज्य में है, ये आप हमें बताना कमेंट में। ठीक है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है। वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, भागर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। जो भागर वाली मृदा होती है इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। जहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो उससे जो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और नई मिट्टी आ जाती है तो उसको हम खादर कहते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण हो जाता है, क्योंकि वह बाढ़ आ जाती है, इसीलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। अगली हेडिंग आती है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान होता है। तो ये देखिए, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पठार क्या होता है। तो पठार में कोई हमें शिखर देखने को नहीं मिलता, कोई पीक देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि पहाड़ कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और पठार कैसे होते हैं, पठार इस तरीके से होते हैं जैसी हमारी मेज होती है, जो पुराने क्रिस्टलीय, अग्नाशय और रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, क्रिस्टलीय, अग्नाशय और रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। जो हमारा भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो गोंडवाना भूमि के टूटने की वजह से बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। किसका, प्राचीनतम भूभाग का प्रायद्वीपीय पठार एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ इस पठार पाई जाती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक को कहा जाता है मध्य उच्च भूमि और एक को कहा जाता है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। एक मिनट, अभी हम आपको इसको हम चित्र में दिखाते हैं।
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये है अरावली पहाड़ी, ये है हमारी विंध्य श्रेणी और यहाँ से गई है नर्मदा नदी। ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, यहाँ से गई है नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा। ये है सतपुड़ा की पहाड़ी, ये है महादेव की पहाड़ियाँ। अभी आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा पश्चिमी घाट के बारे में और पूर्वी घाट के बारे में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोंकण फोर्ट और यहाँ पे मालाबार पोर्ट। ठीक है, कौन का तट जिसको कहते हैं, पोर्ट नहीं कहते, तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट होता है और एक कोरोमंडल तट होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है छोटा नागपुर का पठार। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्चभूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ठीक है, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। कहाँ से बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र को ढाल को प्रदर्शित करती है। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में कैसी होती है? संकीर्ण होती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पठार को हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। इसकी ओर पूर्वी के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार कैसा है? किस तरीके का आकार है? त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जैसे नर्मदा नदी ये बह रही है तो इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण का पठार। उत्तर में इसे चौड़े आधार का सतपुड़ा की श्रृंखला है। क्या है? इसके उत्तर में चौड़े आधार की सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में स्थित है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो मानचित्र में जब आप देखेंगे, ये बुक में दिया गया है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमने अभी देखा था। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब की ओर कैसा है? कम ढाल का है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? मेघालय कहते हैं। कहाँ पे देखा जाता है? उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसको मेघालय कहते हैं। कार्बी एंगलोर पठार तथा उत्तर कचारी पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतियाँ। पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमें क्या देखने को मिलती हैं? 3 श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट कहाँ पे है? यहाँ पे पूर्वी घाट स्थित है और ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी घाट स्थित है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसके अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है, उधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। बेसतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट की स्थिति हमें देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। क्या है? पश्चिमी घाट जो हैं वो पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसे हैं? ऊंचे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं? ये जो हैं वो ऊंचे हैं और ये कम ऊंचे हैं। ठीक है, अपेक्षा ऊंचे। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर ऊंचे हैं। ठीक है, कितने? ये जो हैं पश्चिमी घाट 900 से लेकर के 1600 मीटर तक ऊंचे हैं और ये जो हैं वो 600 मीटर ऊंचे हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार कैसा है? सतत नहीं है। ये पूर्वी घाट जो है वो अनियमित है। ठीक है, कहीं कहीं पर है और कहीं कहीं पर नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। ठीक है, ये पहाड़ है, कुछ हैं कुछ नहीं है, इस तरीके से हैं। तो ये जो स्पेस बन गया है ये नदियों के द्वारा काट दिया गया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव के कारण होती है।
पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में कम और दक्षिण में ज़्यादा होती है। इस भाग के कुछ शिखर हैं, जैसे कि पश्चिमी भाग के शिखर में देखने को मिलती है अनामुड़ी की पहाड़ियाँ, डोटा बेटा की पहाड़ियाँ, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? शिखर महेंद्रगिरी। कौन सा है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है शिखर महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय और जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर हैं ये? पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट में अनामुड़ी की पहाड़ियाँ, डोटा बेटा की पहाड़ियाँ हैं, और पूर्वी घाट में शिखर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और सेबराय की पहाड़ियाँ और जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। उपमंडल जैसे जिसको हम ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोड़ई कलाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर भी स्थित हैं। कहाँ पर? पूर्वी घाट में। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो ये कॉटन के लिए बहुत उपयोगी है, जिसको हम क्या कहते हैं? डक्कन ट्रैप कहते हैं। काली मिट्टी जो पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में, उसको क्या कहते हैं? डक्कन ट्रैप कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, जो कि एक अग्नाशय शैल है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ क्या होता है? अपरदन होता रहता है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तरी पश्चिम किनारों पर स्थित है। कहाँ पे हैं? पश्चिमी और उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। ये अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और जो राष्ट्रपति भवन है वो इन अरावली पहाड़ी पर ही बना हुआ है। उसमें कौन सी पहाड़ी पर? अरावली की पहाड़ियाँ तो एक रेंज है, कौन सी पर्टिकुलर पहाड़ी पर बना हुआ है वो आपको हमें बताना है। दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। इस तरीके से आपको देख रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये जो है ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है फैली हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। किसका? थार का मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से कम ही वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? शुष्क होती है, और यहाँ पे बहुत कम वनस्पति हमें देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो भी यहाँ पे नदियाँ होती हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। और जो भारतीय मरुस्थल की जो एक इम्पॉर्टेंट नदी है उसका नाम है लूनी नदी। कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। एक होता है बरकन। ठीक है, एक होता है वर्कन। ये क्या होता है? ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। अगर हम एक बालू का टीला बना दें, ठीक है, तो वो किस शेप का होता है? जैसे पहाड़ के जैसे शेप का होता है। ठीक है, कौन जैसे शेप का होता है। तो अगर हम उसको बीच में से काट देते हैं तो कुछ उसी शेप का, ठीक है, अगर हम ये है इसको यहाँ से हटा दें तो कुछ इस तरीके के शेप के जो टीले होते हैं ये बनते हैं बालू के टीले, अर्धचंद्राकार, जिसको हम बकरन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बकरन का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। तो ये बहुत अधिक क्षेत्र पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आता है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये है भारतीय मरुस्थल। नेक्स्ट आता है तटीय मैदान। तो जो समुद्र के किनारे के या फिर जो नदियों के किनारे का मैदान है उसको कहा जाता है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम से अरब सागर से लेकर पूर्वी में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। क्या हो जाएगा? पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर है क्या? अरब सागर से लेकर के पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। अभी अभी हमने देखा था तट के बारे में, मुंबई और
गोवा के बीच का जो तट होता है उसको कोंकण कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग तट के नाम से इनको जानते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है उत्तरी भाग में, जिसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणी भाग में जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। बड़ी नदियां यहाँ पर बहने वाली हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण झील है। तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। जो महानदी डेल्टा बनाती है उसके दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। बात करते हैं द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह क्या होता है? सबसे पहले द्वीप क्या होता है? तो ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। तो ये रहा जमीन का टुकड़ा और ये देखिए यहाँ चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? हम द्वीप कहेंगे। और कई सारे द्वीप अगर मिल जाते हैं ऐसे तो उसको हम द्वीप समूह कहते हैं। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बहुत बिखरे हुए हैं। द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। क्या? उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। यह माना जाता है कि द्वीप समूह नियमित पहाड़ियों शिखर श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतु में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप देखने को मिलते हैं। विषुववृत्त क्या होता है? ऐसी लाइन जो पृथ्वी को, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, विषुववृत्त कहलाती है। एवं यहाँ की जलवायु कैसी है? विषुवती है, मतलब बहुत गर्म जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है और ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है, जहाँ पे यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, घने जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना होता है। तो द्वीप किससे बने होते हैं? छोटे प्रवाल द्वीपों से बने होते हैं, जिसको कहा जाता है लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा मानद्वीप के नाम, मिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। एमीन द्वीप 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कब रखा गया? 1973 में। एरिया है इसका 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कहाँ है? करावती है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, जैसे पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य हमें देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर दिशा में दक्षिण की तरफ स्थित द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में बड़े, संख्या में भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला इन्हीं द्वीप समूह की वजह से। पठारी भाग खनिजों के भंडारण मिले, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र, मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलाप जो हैं वो सारे इन द्वीप समूह पर रहकर भी किए जाते हैं। इस प्रकार देश की विभिन्न भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास के अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो द्वीप समूह है, यहाँ पे अगर कोई आर्मी लगी होती है या फिर मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं या फिर कोई जीव जंतु होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अपना कंट्रोल रख सकते हैं किसमें? समुद्र में। ठीक है, यहाँ पे अपने जहाज को भी लेके जा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो कि एक पॉलिटिकल हो जाती हैं, तो ये सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी नहीं आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा बताएं, बुरा लगता है तो बुरा बताएं, जैसा भी आपको लगता है वैसा बताएं। थैंक यू।